अब जो आपके पास यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का सेकंड पार्ट है, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन के जो टर्म्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो यहाँ पे सॉल्व होते हैं। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूँ कि ये सिंबल कॉम्बिनेशन के लिए है, तो कैसे कॉम्बिनेशन के जो टाइप की वैल्यूज होती है, कॉम्बिनेशन वैल्यूज आपके पास जैसे 2C2 5C3 इस टाइप की जो वैल्यू है कैसे सॉल्व होती है। तो इसके लिए यहाँ पे हम अपने सेकेंड लेक्चर में आप देख रहे हैं कि ये हमने जो डिस्कस करा था पुराना टॉपिक बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल एक्सपेंशन था a + b रेज टू द पावर n का। इसमें यहाँ पे ये जो टर्म है NCR a रेज टू द पावर है, इसको हम बोल रहे थे जनरल टर्म। ठीक है बेटा, इसको हम बोल रहे थे जनरल टर्म। और यहाँ पे ये आपका लास्ट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज की जो आपको बाइनोमियल और बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे, वो है NCR फॉर्मूला। NCR जो होता है कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। उसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये लिखते हैं हम यहाँ पे। ये है हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला कॉम्बिनेशन के लिए या बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए। आप कह सकते हैं कि जब बाइनोमियल एक्सपेंशन में कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। दूसरा आपके पास एक फॉर्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा कि NCR इज इक्वल्स टू NCn माइनस r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, NCR इज इक्वल्स टू NCn माइनस r। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इस पे बेस्ड अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। देखिए, जैसे अब फॉर एग्जांपल में मैं आपको ये कहूँ कि आप फाइंड कीजिए 5C2 की वैल्यू को, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये 5C2 किस फॉर्मेट में है, कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। और जब ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप उस केस में इसको इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करें, पहले 5 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे r। देखिए कंपेयर कीजिए, r की जगह क्या है 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल आप लिखेंगे। उसके बाद 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। फिर अगले स्टेप में 5 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लेंगे। मैंने आपको फैक्टोरियल बताए थे कैसे ओपन करते हैं, अभी फिर समझा देंगे। देखिए 5 फैक्टोरियल को ओपन करा, कहाँ तक 5 से 1 1 1 रिड्यूस होते हुए जाएगा अप टू 1 नंबर तक, जैसे n n माइनस 1 n माइनस 2। ये था हमारे पास जनरल टर्म ना n फैक्टोरियल का, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। इसको लिखते हैं n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और ये सीरीज चलती रहती है अप टू 3 to 1 तक। तो वैसे ही यहाँ पे 5 है, 5 लिखा, 5 माइनस 1 4 होता है, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 होगा तो आपके पास 3 होगा तो आपका 2 आ जाएगा, और फिर 5 माइनस 4 1, यानी 5 से हम रिड्यूस करते चले 1 1, कब तक, जब तक आपकी वैल्यू 1 आ जाए। सेम ऐसे ही 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 to 1 3 to 1 कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल 2 टाइम्स, और आपके पास इसका जो सॉल्यूशन है वो आ गया 10। तो ये किसके सॉल्यूशन था, 5C2 का। ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं सॉल्व करके, जिसमें हम लोग 7C2 की वैल्यू फाइंड करनी, या आपको थोड़ा सा बड़ी वैल्यू चेंज कर देते हैं, 7 की जगह लिखते हैं 10C7। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की सोचें तो देखिएगा 10C7 कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 7, कितना हुआ आपके पास 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल। अगर आप डिटेल में पहला एक दो क्वेश्चन डिटेल में चाह रहे हैं तो 10 माइनस 3 लिख सकते हैं, 10 माइनस 7 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे, 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक। सेम ऐसे ही 7 फैक्टोरियल को 7 6 5 4 3 2 1, और ऐसे ही फिर 3 फैक्टोरियल को
3 2 1। तो आप कैंसिलेशन देख लेंगे, 3 2 1, 3 2 1 कैंसिल हो गया, 7 6 5 4। देखिए ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। अब 3 2 जा 6, यहाँ से कैंसिल हुआ, 3 से आप उसको 3 टाइम्स कट कर लीजिए, 2 से जो है आप इसको 4 टाइम्स कट कर लीजिए। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12, 10 जा 120। 120 इसका सॉल्यूशन है 10C7 का। 10C7 का सॉल्यूशन कितना है बच्चों आपके पास? 10C7 का सॉल्यूशन 120 है। तो ऐसे चल के हम कॉम्बिनेशन के इस फॉर्मूले से NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल को सॉल्व करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रही पहली बात जिसमें आप लोग इस क्वेश्चन की हेल्प से किसी भी टाइप के कॉम्बिनेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक रहेगा उसमें ये रहेगा कि जो मैंने ये सेकंड फॉर्मूला लिखा है कि NCR की वैल्यू NCn माइनस r के इक्वल होती है, तो इसका मीनिंग क्या है और क्या ऐसा ये प्रूफ होता भी है या खाली लिखा हुआ है। तो इसको अपने सेकंड टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द ऑल थिंग्स। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वाले टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम NCR 5C2 5C3 5C5 10C7 इस टाइप के क्वेश्चनों को कॉम्बिनेशन के टर्म्स में सॉल्यूशन देते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। पहला फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे कि NCR NCn माइनस r के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपकी 50% कैलकुलेशन किसी भी एक्सपेंशन में बच जाती है। और आपको पता होता है कि जैसे अगर एक्सपेंशन में मान लीजिए आपके पास यहाँ पे, अगर आप एक कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, रैंडम एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पे a प्लस बी रेस टू दी पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे एक टर्म 10C2 a रेस टू दी पावर 10 माइनस 2 यानी 8 और b रेस टू दी पावर 2 भी आएगा। और ऐसे चलते चलते लास्ट में आपका कहीं बीच में भी एक टर्म ये भी आएगा 10C8 a रेस टू दी पावर 10 माइनस 8 यानी जिसको हम 2 बोल देंगे शॉर्टकट में, और b रेस टू दी पावर 8। तो आपको यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ आपकी 50% जो आपके पास मेहनत है वो बच जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास 10C2 की वैल्यू 10C8 के इक्वल होती है। अभी कैसे इक्वल होती है? ये आपके पास कॉम्बिनेशन के इस दूसरे फॉर्मूले से इक्वल होती है। आप चेक करके देखिए कि अगर n की जगह यहाँ 10 है, r की जगह 2 है, NC r वाली कंडीशन में यहाँ पे 10C2 लिखा है, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, n की जगह सेम है और लेकिन r की जगह n माइनस r लिख दिया है, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए 10C8 8 क्या है, 10 माइनस 2 का डिफरेंस, तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होगी। समझ में आई बात? तो अब हम यहाँ पे इसमें चेक करेंगे कि ये वैल्यू कैसे निकलती है और क्या ये इक्वल होती है या नहीं भी होती। तो इसके लिए हम इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। देखिएगा, मैं ये आपके पास प्रूव करने के लिए आपको ये लिख रहा हूं कि 10C2 10C8 के इक्वल होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे कि 10C2 10C8 के इक्वल होता है या नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला। यानी इस फर्स्ट फॉर्मूले से इस सेकंड फॉर्मूले का प्रूफ हम एग्जांपल के साथ करें। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं इसके LHS पार्ट को, जिसकी वैल्यू है 10C2। 10C2 में हम लिखते हैं 10 फैक्टोरियल। आप ऊपर फर्स्ट फॉर्मूले को देखिएगा और फिर नीचे आएगा r फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस होके आ जाएगा 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या मिलेगी वैल्यू, 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। क्लियर है? आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा 10 फैक्टोरियल तो आपको पता है कैसे एक्सपेंशन देना था, और 2 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखेंगे इंटू 8 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम,
आपके पास LHS पोर्शन में यहीं से ही कंटिन्यू कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 into 1 into 8 फैक्टोरियल 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आपके पास। फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए फिर यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है आपके पास LHS पोर्शन की, जिसको हम 10C2 कह रहे थे, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 45। अब हम चेक करेंगे कि क्या RHS की वैल्यू भी इतनी है। तो देखिए RHS के लिए सॉल्यूशन करते हैं। ये LHS की वैल्यू आ गई। देयरफॉर RHS पोर्शन आपके पास रहेगा 10C8। 10C8 को फिर से आप इसी फॉर्मूले से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 फैक्टोरियल मीन्स 10 माइनस 8 कितना हुआ 2 फैक्टोरियल शॉर्टकट में। तो अब आप थोड़ा सा अगर यहीं पे क्लू आपको मिल जाता है, देखिए 10 फैक्टोरियल सेम है, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे है, 8 फैक्टोरियल यहाँ पे है, और प्रोडक्ट में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो आप यहीं से कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। लेकिन अगर आपको फिर भी वह सॉल्यूशन निकालना है तो आप सॉल्यूशन निकालिए। देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है इसका। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 over 8 factorial 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 into 2 into 1 8, 7, 4, 5, 6 8, 7, 4, 5, 6। हमारे पास देखिए लास्ट में यहाँ भी 2 into 1, यहाँ भी 10, 2 से 5 टाइम्स, तो लास्ट में यहाँ से भी आपको 45 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10C8 की वैल्यू भी आपके पास 45 ही है। ये कौन सा पार्ट था हमारा RHS। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल है, और इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि NCR NC N-R के इक्वल हो गया रिलेशन। समझे बेटा, ये आप यहाँ पे इसमें दिखा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब तीसरे पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। जैसे हमने पहले दोनों फॉर्मूलों को डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले NCR जो फॉर्मूला था फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R N माइनस R, इसके बेस पे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि NCR NC N माइनस R ये जो फॉर्मूला था, इसके बेस में हम कैसे अपनी जो कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस करते हैं 50% किसी भी एक्सपेंशन में। हम लोग ये कैसे जान पाते हैं कि 10C2 की वैल्यू 10C8 के इक्वल होती है बिना किसी कैलकुलेशन को करे। तो ये दोनों फॉर्मूलों को डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स कह लीजिए या एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे, जिससे हम बिना इस फॉर्मूले का यूज करें डायरेक्ट हम किसी भी कॉम्बिनेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 10C2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, 10C2 को हम एक तरीका है कि हम इसको जो हमारे पास जनरल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला था उसके तरीके से कर लें, लेकिन यहाँ से इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस टाइप के जो कैलकुलेशन होते हैं इनको शॉर्ट करने के लिए हम लोग इस टाइप का जो आपके पास फॉर्मूला है आप यूज नहीं करेंगे। इस टाइप के कैलकुलेशन को करने के लिए हम शॉर्ट तरीका यूज करेंगे कि अगर कभी भी आपको इस कैटेगरी में जैसे 10C2 आपको वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप 10 फैक्टोरियल को कितने टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे, जितने तक यहाँ पे वैल्यू लिखी है। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 10 को एक्सपेंड करेंगे 10, 9, 2 टर्म आ गए यहाँ पर, इतना लिखा आपने। जैसे यहाँ 10C2 है तो आप 2 ही टर्म बैक जाएंगे, पहला टर्म दूसरा टर्म, फिर आपके पास नीचे जो वैल्यू है इसका फैक्टोरियल कर देंगे। 2 फैक्टोरियल आपको पता है कितना होता है 2 into 1, तो ये हो गया 10 into 9, 2 into 1। सॉल्व किया आपने, 2 5 जा 10, 45 आ गया। जैसा कि हम पहले भी देख चुके थे 10C2 की वैल्यू 45 थी और 10C8 की वैल्यू भी 45 थी। ऐसे ही अब मान लीजिए 10C8 आएगा तो क्या आप इसे दोबारा करेंगे, नहीं,
10C8 आएगा तो पहले आप यहाँ पे लीस्ट वैल्यू लाने की सोचेंगे और अपने माइंड से कैलकुलेट करेंगे, जो है वो 10C2 के इक्वल वैल्यू रखता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट 45 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से कुछ अगर पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है उसमें जो लगने वाला टाइम है बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, और आप इस टाइप से कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन और उसके बेस पे जो आपके पास यहाँ पे एक्सपेंशन है बाइनोमियल वो कर पाएंगे। ये मैथमेटिक्स के लिए भी यूजफुल है, आने वाले टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये चीजें आपको आपके माइंड में सेव करनी पड़ेंगी। इसके बाद अब हम इसी टाइप के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी कैलकुलेशन में 5C3 की वैल्यू हम चाह रहे हैं कि 5C3 की वैल्यू कितनी है, तो अब इसको लीस्ट लाना है, तो आप यहाँ पे 5C3 को आप 5C2 भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आ गया यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी से NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो आप इन दोनों में आप किसी भी कैलकुलेशन को करो, चाहे इसको करो या इसको करो, हालांकि वैल्यू बहुत छोटी है और ये दोनों, तो इसलिए इसमें आप इस फॉर्मूले को नहीं भी लगाओगे तब भी इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए अगर 5C3 को मैं सॉल्व करने की सोचूं तो 5 नीचे 3 लिखा है तो 3 टर्म आप बैठ जाएंगे 5 4 3, मतलब n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी ऐसे रहेगा आपके पास, यहाँ 2 है तो 2 टर्म है। तो यहाँ देखिए इसका कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद 5 4 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 3 2 1, ये डॉट सिंबल आपको इनटू का प्रोडक्ट का साइन दिखा है। सेम इसी तरफ भी ऐसे किया, 5 इंटू 4 हमारे पास था, 2 फैक्टोरियल ओपन किया, 2 इंटू 1। अब देखिए कैलकुलेशन करिए, सॉल्व, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो रिजल्ट आया 5 2 जा 10, और यहाँ पे देखिए 3 2 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, और रिजल्ट आ गया 10। तो ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि NCR, अगर इसको हम NCR फॉलो कर रहे हैं और इसको NCN-R यानी 5-3 फॉलो कर रहे हैं, तो इस बेस पे आप कैसे इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है। इसमें आपने जो कॉम्बिनेशन का जो जनरल फॉर्मूला था उसका ज्यादा यूज नहीं किया है, थोड़ा शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करने का सोचा है, लेकिन यही स्पीड आपको हर क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल आपके लिए देता हूँ। जैसे देखिएगा मैं लिख रहा हूँ 7C14, अब इसको सॉल्व करना बहुत टफ रहेगा। अगर आप इस शॉर्टकट वाले मेथड से भी करते हैं इसको, तो आपको 17 के 14 टर्म्स तक का एक्सपेंशन देना पड़ेगा, अप टू 14 टर्म्स। जब 14 टर्म्स तक जाएंगे उसके बाद फिर आप 14 फैक्टोरियल करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा, लेकिन ये भी बहुत टाइम लगेगा इसमें। इसके लिए हमें ये सेकंड फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रीवियस बताया है उसका यूज करेंगे। कैसे होगा, इस 7C14 को आप NCR समझेंगे, NCR, और इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे NCR NCN-R यानी 17 - 14, 17C 17 - 14 3। अब देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा, 3 है यहाँ पे तो 3 टर्म्स तक आपका बैठ जाएगा। इसका एक्सपेंशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में 17 16 15, एंड सेम हियर 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 17 into 8 5 जा 40, और 17 4 जा 68, और 6 80। तो आपके पास ये जो 17C14 था, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 680, और ये 7C14 किसके इक्वल है 7C3 की, यहाँ पे लिखा हुआ है यही वैल्यू 7C3 की। तो बच्चों ऐसे हम जाके कैलकुलेशन अपना सिंपल कर सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी एक्सपेंशन को कितने भी टर्म तक अगर आपने एक्सपेंड करना है, तो आप अगर ये कॉम्बिनेशन के जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग से अभी तक के जो मैंने रूल समझाए हैं, इस तरीके से अगर आप सीखेंगे और करेंगे प्रैक्टिस खुद, तो आपको ये कॉम्बिनेशन चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा, और उस कॉम्बिनेशन बेस पे आप एक्सपेंशन भी इजीली कर पाएंगे बिना किसी हेजिटेशन और बिना किसी इरिटेशन के साथ।
तो बच्चों 11th क्लास में ये चैप्टर समझना जरूरी है। स्टार्टिंग में ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को एज अ टूल यूज किया जाता है, क्योंकि फिजिक्स आपको पता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो उस बेस पे हम यहाँ पे इस मैथमेटिकल टूल की स्टडी कर रहे हैं। अब इसके बाद आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ मैंने 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, 3 फॉर्मूले आपके, और चौथा ये एक्सपेंशन। ये 3 फॉर्मूले स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं कि ये ऐसा दिया क्यों है और इसका यूज क्या है। मैं सोचता हूँ कि आपको जो मैंने पीछे बताया हुआ है टॉपिक सारे आपके माइंड में होंगे, या आपने बोर्ड से अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। अब हम इस एक्सपेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको फिजिक्स में जो फॉर्मेट मिलेगा इनको सॉल्व करने के लिए, वो कुछ ऐसा फॉर्मेट मिलेगा कि किसी भी डेरिवेशन के बीच में जैसे रिजल्ट आएगा, मान लीजिए हम अगर स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू एल्टीट्यूड, वेरिएशन कितना आता है आपके पास स्मॉल जी की वैल्यू में, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे GME बाय RE या R प्लस H होल स्क्वायर। अगर H हाइट एबव, हम यहाँ पे, हालांकि आपने 9th में ये चीज पढ़ी होगी कि आपके पास G डैश की वैल्यू H हाइट एबव, अगर हम सरफेस पे ग्रेविटी डिस्कस कर रहे हैं अर्थ के सरफेस पे सेंटर से, तो ये R रेडियस है, और यहाँ पे अगर हम G की वैल्यू चेक करेंगे तो वो G की वैल्यू आपके पास आएगी GME बाय RE स्क्वायर। लेकिन अगर इस सरफेस से H हाइट ऊपर चले गया, H हाइट एबव, अगर यहाँ पे किसी P पॉइंट पे आप डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी यहाँ से लोकेशन जो है हम स्मॉल r कंसीडर कर सकते हैं, और वो r प्लस h के इक्वल है, और यहाँ पे r प्लस h में मैं इस डेरिवेशन के हिसाब से अपने यहाँ कैलकुलेशन में कैपिटल R कर देता हूँ। और अगर आप इसको फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना इसमें चेंज आएगा, तो उसके लिए आपको जब इसके कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की जरूरत होगी। अब वो एक्सपेंशन 2 ही टर्म तक होगा, लेकिन बाइनोमियल की जरूरत होगी। तो देखिए उसे कैसे करेंगे। आप यहाँ पे जैसे G डैश आपने लिखा, GME हमारे पास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको सॉल्व करने का हम सोचेंगे, तो इसमें से पहले हमें R को कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ रहा है कॉमन? कॉमन लेने के बाद हम इन तीनों फॉर्मूलों में से एक कोई फॉर्मेट यहाँ पे लिखेंगे। देखिए R हमने कॉमन लिया, स्क्वायर था तो R स्क्वायर आ गया, और अंदर क्या बना 1 प्लस h अपॉन R, इसकी पावर 2। तो यहाँ पे 1 प्लस h अपॉन R रेज टू दी पावर 2 आपको ऑब्जर्व हुआ। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको किसका बताया था? ये था आपके पास स्मॉल g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे g, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 1 प्लस h अपॉन R होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, डिनोमिनेटर में आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए 2 टर्म तक, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए इसको हमें इसकी सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन x, इन्वर्स करेंगे इसे। जैसे आपको ये पता होगा 1 अपॉन x को हम x रेज टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। सेम उसी टर्म पे हम उसी टर्म को फॉलो करते हुए, टर्म और कंडीशन फॉलो करते हुए इस g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r को लिख देंगे g 1 प्लस h अपॉन r रेज टू दी पावर -2। अब इस वैल्यू को आप आगे लाइए, g डैश इज इक्वल्स टू g, अब एक्सपेंड करिएगा 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। क्लियर? अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस h अपॉन r रेज टू दी पावर -2, किस फॉर्मूले से? 1 प्लस x रेज टू दी पावर -n से, और इसका वैल्यू क्या है 1 माइनस nx। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस ये n है आपके पास 2 इंटू x, तो इसका सॉल्यूशन हो क्या जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन r। ये वेरिएशन आपको g की वैल्यू में मिलेगा जब h हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ पे आप देखना
इस कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करा इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस h अपॉन r रेज टू द पावर -2 अप टू 2 टर्म्स, तो बच्चों ऐसे जाके हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज फिजिक्स में करेंगे, लेकिन फिजिक्स में हम ज्यादा डिटेल इसकी पूरी स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको 2 टर्म। अब इसके 2 टर्म लेने के पीछे भी, अब हमें इसकी 2 ही टर्म तक स्टेप में लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप ये देखिए कि जो 1 प्लस एच अपॉन आर के एक्सपेंशन में ये जो वैल्यू है h अपॉन आर की, ये आपके पास 1 से बहुत छोटी। क्यों? क्योंकि जो h हाइट ली है हमने अर्थ के सरफेस से, वो हाइट जो है या एल्टीट्यूड की जो डिस्टेंस है, वो हाइट जो है आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो जब इसकी रेशियो आएगी h अपॉन आर है, जब इनका रेशियो आएगा वो तो 1 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, इसका मतलब वो नेग्लिजिबल है। अगर आपके पास 1 के कंपैरिजन में वो बहुत ही छोटा है, तो यहां से देखिए h स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर, तो आपके पास लगभग 0 के बराबर होगा, और उसका क्यूब 0 ही होगा, क्योंकि नियर अबाउट 0 वैल्यूज चलेंगी। तो इसलिए हायर ऑर्डर के जो डिग्री वाले टर्म होते हैं, उनको जब हम फिजिक्स में एक्सपेंशन देते हैं तो उनको नेग्लेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी जो वैल्यूज होती हैं उनके लिए हम एक्सपेंशन देते हैं। क्लियर? तो वेरी स्मॉल वैल्यूज के लिए यहाँ पे एक्सपेंशन आता है, इसीलिए जो हायर डिग्री वाले टर्म्स होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम आपको पहले से ही बोल देते हैं कि फिजिक्स में हम ओनली 2 स्टेप्स लेंगे, यानी लीनियर फॉर्म में इक्वेशन दिखेगी आपको, ax प्लस बी या nx प्लस 1 माइनस nx प्लस 1 माइनस nx प्लस 1, इस टाइप की मतलब आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास यहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन समझाने के लिए एक वीडियो। इस वीडियो के बेस पे अब आप किसी भी एक्सपेंशन को बड़े सरल तरीके से कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपके माइंड में होंगे। तो अब इस पे एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप x प्लस a का एक्सपेंशन करिए रेज टू द पावर 3/2। आप इसका एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, रेज टू द पावर 3/2 है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप x को कॉमन ले लीजिए, उसके बाद 1 प्लस a अपॉन x रेज टू द पावर 3/2 हो जाएगा। जहां आपको इस क्वेश्चन में एक चीज ये भी दी गई होगी कि a की वैल्यू जो है वो आपके पास स्मॉलर है एज कंपेयर टू x। जब a की वैल्यू x के कंपैरिजन में वेरी स्मॉलर है तो एक्सपेंशन इस तरीके से होगा। अब आप x की पावर 3/2 ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे आप यहाँ पे 1 प्लस nx n इंटू x, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। 1 प्लस 3a/2x। This is the solution in the expansion of x plus a raised to the power 3/2 in form of physics. Clear? Up to 2 terms. 2 terms only. अगर नीड हुई तो इसकी हम एक्सपेंशन जो है फिजिक्स में इस फॉर्मेट में करेंगे, इन फॉर्मूलों की हेल्प से। नेगेटिव सिंबल है तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे। इस एग्जांपल में आपके पास E इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा थीटा अपॉन थीटा रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 है। इसका एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन बाय बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बच्चे इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। E आप लिखेंगे के, यहाँ पे आप एक्सपेंशन करेंगे, पावर 4 है तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स में आपको सिर्फ 2 ही स्टेप सॉल्व करने हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस इस पूरे को कंसीडर करें x, 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 4, ये वाली प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस n इंटू एक्स,
क्लियर। फिर आपके पास माइनस का साइन, फिर आपके पास 1। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे बच्चों, इस ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज so after simplification you will get the value of E is equals to K into 4 into 4 delta theta upon theta, or you can say 4K delta theta upon theta. This is the solution of this equation with the help of binomial theorem. तो समझ में आया बच्चों, यहाँ पे इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम with the help of binomial expansion इस टाइप से। क्लियर, ये एक आपका क्वेश्चन था। इस जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल 3, इसमें हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम। तो जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे फिजिक्स में तो आपने फिर वही ध्यान देना है, सिर्फ 2 स्टेप तक ही एक्सपेंशन होगा, लेकिन पहले आपको इसे सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए y इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर अपॉन x प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, हम इसको वैल्यू जो आपको दिख रही होगी x और b में से किसी एक वैल्यू को हमें बाहर लेना है, और बाहर कौन सी वैल्यू ली जाएगी जिससे हमें प्रॉफिट होगा। देखिए एक्स स्क्वायर अगर हम बाहर लेते हैं तो कोई प्रॉफिट है इक्वेशन में, नहीं है। हम इस b को अगर बाहर लेते हैं तो ये b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसलिए y इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, हम यहाँ से b को कॉमन लेंगे तो ये जो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर जो वैल्यू रहेगी x प्लस, अंदर जो वैल्यू रहेगी x अपॉन बी प्लस 1 के फॉर्मेट में मिलेगी। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स अपॉन बी रेज टू दी पावर 2, बी स्क्वायर कैंसिल, देन y इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन बी रेज टू दी पावर 2। अब इस डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस एक्स अपॉन बी रेज टू दी पावर 2 है, इसको ठीक पहले की तरह इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे, a इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन बी रेज टू दी पावर माइनस 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n वाली प्रॉपर्टी से आप देखिएगा 1 प्लस n इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन बी, a 1 माइनस 2x अपॉन बी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बात समझ में आई आपके? यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बाइनोमियल थ्योरम के बेस पे इस टाइप से करेंगे फिजिक्स में, और ये आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है, आपका ये जो सॉल्यूशन है इस फॉर्मेट में ना होके किसी जो प्रीवियस अभी मैंने आपको समझाया था एक एग्जांपल से कि g डैश इज इक्वल टू g GME अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर कैटेगरी से कैसे हम यहाँ पे रिलेशन देते हैं। तो ये आपके पास डेरिवेशंस के बिटवीन में मिल सकता है, तो बिना मैथ्स के और इस मैथमेटिकल टूल से आप उसे करने में कठिनाई या प्रॉब्लम फील करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस चैप्टर का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अगर स्टार्टिंग से वीडियो का 40% भी आप लोग गेन कर पाएंगे तो आई होप कि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद जो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन टर्म यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस पे हम एक्सपेंशन फिजिक्स में कैसे देते हैं वो समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, subscribe and share this.